नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर हिसार की उस घटना जिसमें रेलू राम पूनिया पूर्व विधायक और उनके परिवार के 7 अन्य लोगों की हत्या हुई थी, उसके अंतिम पार्ट यानी तीसरे पार्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज का ये पार्ट या आज की आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं अपने सुधी श्रोताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो युद्ध हम पर थोपा है, हमारे देश पर थोपा है, हमें जो जख्म दिए हैं, पहलगाम की उस घटना के बाद जिसका प्रतिशोध भारत ने लिया और उसके बाद वो लगातार वहशियाना हरकतें कर रहा है, उसमें हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमें हमको अपनी भूमिका अच्छी तरह से अदा करनी है ताकि इस बार पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाए। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक, रोज़ रोज़ के आतंकवादी हमले ये अब असहनीय दर्द दे रहे हैं। उसके लिए इस आपदा की घड़ी में हमें आपको बहुत ही फर्म रहना है। जो निर्देश दिए जाएं, जैसे कि ब्लैकआउट के निर्देश हों, घर के भीतर रहने के निर्देश हों, जो भी निर्देश दिए जाएं उनका सख्ती से पालन करें और सेना की हौसला अफजाई में कोई कोताही न करें। हमसे जो भी अपेक्षा हो इस देश को, उस अपेक्षा को हम ज़रूर पूरा करें ताकि ये रोज़ रोज़ की झिकझिक इस बार समाप्त हो जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि मैंने पिछले 5 पार्ट्स में बड़ी स्टोरीज़ को अलग अलग पार्ट में आपको बताना शुरू किया। इसके पहले की स्टोरी 3 पार्ट में, पूनिया की ये स्टोरी आज अंतिम पार्ट है। लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया आई हमारी सुधी श्रोताओं की वो मिश्रित है, कुछ अच्छी है, कुछ खराब है। खराब यूँ कि लोगों ने कहा कि साहब पार्ट्स में मत बताइए, जो कुछ बताना हो एक साथ बताइए। और अच्छा ये कि नहीं साहब ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमें सुनने से मतलब है, कुछ जिज्ञासा सी बनी रहती है, हम भी अपना दिमाग लगाते हैं, तो आप ऐसे ही करिए। लेकिन ये मिश्रित प्रतिक्रिया है। ये पूरा किस्सा गोई में करीब 1250 से ऊपर अब इसके एपिसोड्स हो रहे हैं। अगर रिपीटेड एपिसोड्स को निकाल दें तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये सब कुछ मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। मेरे मन में ये आया था कि जब कोई भी अपराध कथा बहुत लंबी हो जाती है, 60 मिनट 70 मिनट की, तो वो कंफ्यूज करने लगती है, सुनने वालों को परेशान करती है। कई बार लोगों को सुनना पड़ता है या बहुत तरह के सवालात लोगों के कमेंट में आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे पार्ट 20-25 मिनट के अगर हो जाएं। आप देखेंगे पिछला वाला भी करीब 60-70 मिनट का हुआ, ये भी लंबा हो जाता अगर एक साथ करते। लेकिन फिर भी हमारे किस्सा गोई परिवार की राय सर्वोपरि होगी। अगर अभी आप लोग चाहते हैं कि नहीं सब हम कोई भी अपराध की बात, कथा, सत्य कथा या घटना आप एक ही एपिसोड में पूरी सुनाएं तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। बस ये है कि एक बार आप अपनी राय दे दें, कमेंट में ये हमें लिख दें कि नहीं आपको पार्ट में भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है या एक साथ ही सुनना है। दे देंगे तो हमें भी अपना डिसीज़न लेने में आसानी होगी। तो आज बात शुरू हुई पार्ट 3 की, तीसरे भाग की। पहले भाग में आपको बताया गया कि किस तरह से एक लड़की और एक उसके साथ एक उसका दोस्त या एक लड़का, इन दोनों ने मिलके रेलू राम पूनिया जो वहाँ के पूर्व विधायक थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको, उनकी पत्नी को, उनकी एक बेटी को, उनके एक बेटे को, बहू के और 3 छोटे छोटे नाती पोतों को, कुल 8 लोगों की एक ही रात में हत्या हो गई। दूसरे पार्ट में हमने ये बताया कि पुलिस ने मेहनत करके ये पता लगा लिया, ये कबूलनामा उस लड़की से ले लिया और किन कारणों से लिया, कैसे सबूत इकट्ठा किए कि हत्या सोनिया, कम से कम सोनिया जो कह रही थी पुलिस के सामने, जो उसका इकबालिया बयान है कि मैंने ये सब कुछ
अकेले किया है। लेकिन जिस पर शक था पुलिस को, संजीव नाम के उस आदमी पर या उस पति पर, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था जब तक मैंने आपको पार्ट 2 बताया था। अब आगे की बात पार्ट 3 में। कोठी के उस खूनी कत्ल के अगले दिन उकलाना थाने में एक फ़ोन आया और सामने से आवाज़ आ रही है कि हिसार में किसी का मर्डर हुआ है। क्या क्या किसी का मर्डर हुआ है? इसके पहले कि थाने पर फ़ोन अटेंड करने वाला कुछ बताता, फ़ोन कट गया। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल, मैंने आपको बताया कि पुलिस इतने दबाव में थी कि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उन 8 लाशों को उस घर से निकाल कर पोस्टमार्टम हाउस तक भी नहीं ले जा पाई और सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम उसी कोठी के आंगन में परफॉर्म किया गया और उनके शवों को भी शमशान घाट तक पुलिस नहीं ले जा पाई और उनका अंतिम संस्कार कोठी के पास ही रेलूराम पूनिया के एक खेत में कर दिया गया। इसलिए पुलिस बहुत दबाव में थी और जब ये पूछा तो पुलिस को भी अटपटा लगा कि सब पूरे प्रदेश को या पूरे देश को ये पता है कि हिसार में कत्ल हुआ है और कैसा कत्ल हुआ है, फिर भी ये आदमी क्यों पूछ रहा है कि कोई हत्या हुई है क्या। पुलिस ने उस नंबर को उसकी डिटेल निकाली तो पता लगा कि ये पानीपत से किसी ने कॉल किया है। पुलिस को ये शक होने लगा कि शायद ये उसी फरार संजीव का कॉल रहा होगा। संजीव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। उसकी तलाश में पुलिस सहारनपुर पहुंची। संजीव नहीं मिला तो पुलिस उसके परिवार के बहुत ढेर सारे लोगों को उठाकर ले आई। कड़ी पूछताछ से परिवार के शख्स ने यह बता दिया कि संजीव अपने मामा के यहाँ छिपा हुआ है। घटना के करीब 1 महीने बाद यानी 23 अगस्त 2001 के बाद 19 सितंबर 2001 को पुलिस ने पानीपत से संजीव को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो किस्सा था, जो कहानी थी, जो इकबालिया बयान था, वो पूरा नहीं हो रहा था, यकीन करने लायक नहीं था। गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद संजीव को लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए, क्योंकि 1 महीने हो गए थे, ये माना जाता है कि 1 महीने बाद अपने दिमाग में तमाम चीज़ें बैठाकर, तमाम कहानियाँ बनाकर और फिर अपराधी सामने आता है। इसके लिए उसे लाई डिटेक्शन टेस्ट के सामने गुजारा गया। इस टेस्ट में मशीन व्यक्ति के फिजिकल रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करती है और उसके आधार पर ही सच या झूठ का पता लगाती है। डॉक्टर रजनी गांधी, इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये लाई डिटेक्शन टेस्ट को परफॉर्म करेंगी, संजीव के लाई डिटेक्शन टेस्ट को। वहाँ पर संजीव ने बोलना शुरू किया और कहा कि हाँ, मैंने सोनिया के साथ मिलकर 8 लोगों को मारा है। ये बताया कि कत्ल का प्लान सोनिया ने बनाया था। उसके पापा सारी प्रॉपर्टी उसके सौतेले भाई सुनील के नाम करने जा रहे थे। सोनिया नहीं चाहती थी कि सारी संपत्ति उसके भाई के नाम कर दी जाए। प्लान के मुताबिक कत्ल के लिए सोनिया के बर्थडे का दिन तय किया गया। 23 अगस्त को हम दोनों ने, यानी संजीव और सोनिया ने, सहारनपुर से पटाखे, पॉइज़न की शीशी, पिस्टल, अपनी पिस्टल जो उसके पास उसके घर की थी, और 24 कारतूस ये ले लिए अपने पास। पुलिस ने पॉइज़न के लिए पूछा कि पॉइज़न क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का विचार ये था कि हम जब बर्थडे का जो खाना बनेगा या बाहर से आएगा उसी में ये जहर मिला देंगे और सब लोग खाएंगे। हम दोनों किसी बहाने से जिस चीज़ में मिलाया जाएगा उसको नहीं खाएंगे, जब तो ऐसे ही जहर खा के सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। वहाँ से हम लोग हिसार पहुँचे और हम सोनिया की बहन पम्मा को कार में बिठाकर कोठी आ गए। मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेट गया ताकि चौकीदार को लगे कि कार में सिर्फ सोनिया और उसकी बहन पम्मा हैं। हमारा प्लान पहले सभी को जहर देने का था और अगर जहर न दे पाते या वो प्लान न सक्सेसफुल होता तो फिर सबको अपनी पिस्टल से गोली मारने का प्लान हमारा ओरिजिनल प्लान था। ऐसा उसने पुलिस को बताया।
और पटाखे इसलिए खरीदे गए थे कि बर्थडे के जश्न में पटाखे बजाएंगे और उन्हीं पटाखों की आवाज़ के बीच में सबको गोलियां मारी जाएगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान आठों लोग एक साथ नहीं बैठे या एक साथ नहीं मिले। अलग अलग लोगों ने, किसी ने घर पे अपने रूम पे खाना मंगा लिया, किसी ने कहीं मंगा लिया, तो वो जहर डालने का प्लान फेल हो गया या हम नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमने और जब ये देखा कि सब अलग अलग हैं, पहले ये था कि सभी 8 लोग जब वहाँ केक कटेगा सब वहाँ होंगे और वहीं सोनिया पटाखा चलाएगी और मैं एक एक करके सबको गोली मार दूंगा। जब एक साथ नहीं हुए तो गोली मारने का भी प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर हम लोगों ने एक साथ बैठकर मर्डर करने के और तरीके जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ी जो घर पे रखी हुई थी। फिर स्टोर रूम में हथियार ढूंढने चले गए। वहाँ हमें 50-60 किलो की लोहे की एक रॉड मिली, ऐसी रॉड जो अगर किसी के सिर पर मार दी जाए तो उसका मौके पर ही काम तमाम हो जाएगा। वो छांट के वो 50 किलो की वो रॉड ले आया। हमने तय किया कि इसी रॉड से हम सभी को मारेंगे। रात करीब 12 बजे हमने देखा कि सोनिया के पापा सो गए हैं। मैंने सोनिया की मदद से राड उठाकर उनके सिर पर मार दी। मौके पर ही उनका दम निकल गया। उसके बाद उनकी पत्नी कृष्णा और 1.25 महीने की बच्ची को भी रॉड से मार दिया। वो सभी मौके पर मर गए। 3 कत्ल करने के बाद हम दोनों फिर अपने कमरे में आ गए। वो उस समय वीसीआर का ज़माना था। एक थ्रिलर मूवी का एक कैसेट लगाया और हम लोगों ने पूरी फिल्म देखी। 2 घंटे फिल्म देखने के बाद हम लोगों ने 3 और कत्ल किए। सुनील को मारा, सुनील की पत्नी को मारा और बहन को मारा। उसके बाद आखिर में 2 बच्चे बचे, लोकेश और शिवानी। सोनिया ने कहा कि अगर ये बच गए तो प्रॉपर्टी में वारिस बनेंगे। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। हमारे 2 साल के बेटे गोलू को भी ये दोनों मार देंगे, क्योंकि पता लग ही जाएगा किसने मारा है। और फिर जब पता लग जाएगा तो हमारे 2 साल के बेटे को भी, जब वो बड़ा हो जाएगा तो ये उसे मार देंगे। हमारे दिमाग में दोनों ने मिलकर तय किया कि 1 कत्ल की भी वही सज़ा और 8 कत्ल की भी वही सज़ा। डॉक्टर रजनी ने संजीव से पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। संजीव बोला, सभी को कत्ल करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। सोनिया ने मुझसे कहा कि तुम अब चले जाओ, कत्ल का इल्ज़ाम मैं अपने सिर पर ले लूँगी। खून से सने कपड़े उतारे गए, उनको एक बैग में रखा गया और नए कपड़े हम दोनों ने पहन लिए। फिर सोनिया ने एक सुसाइड नोट लिखा ताकि लोगों को यकीन हो और सारे कत्ल का इल्ज़ाम उसके सिर पर आ जाए। फिर उसने लिखा भी कि मैं सबको मारने के बाद मैं खुद जा रहा हूँ, आई एम सॉरी संजीव, आई लव यू। इस तरह की बातें उस सुसाइड नोट में लिखी गई थी। सोनिया ने फिर मुझे, संजीव बोला, उस लाई डिटेक्शन टेस्ट में जो डॉक्टर गांधी थी, डॉक्टर रजनी गांधी, उनको बताया कि उसने मुझे टाटा सूमो में बिठाकर पास के चौराहे पर छोड़ दिया। मैं कार में छुप कर बैठा था ताकि चौकीदार को लगे कि सोनिया अकेली ही जा रही है। मुझे ड्रॉप करने के बाद सोनिया कोठी पर लौट आई, जबकि मैं बस पर बैठकर कैथल गया और वहाँ से पानीपत के लिए टैक्सी ली और अपने मामा के यहाँ चला गया। डॉक्टर रजनी गांधी ने पूछा कि खून से सने कपड़ों का क्या किया। संजीव बोला, खेत में जलाकर गाड़ दिया। पुलिस संजीव को लेकर उसके मामा के घर पहुंची। घर के पास ही खेत में एक छोटा सा गड्ढा मिला। इसी में संजीव ने बैग और खून से सने कपड़ों को जलाकर गाड़ा था। फॉरेंसिक टीम ने राख और बैग की चेन से ब्लड के सैंपल लिए और जांच में ये सैंपल कोठी में मिली लाशों के डीएनए से मैच कर गया। अब पुलिस ने ये पूछा संजीव से कि पिस्टल कहाँ है। संजीव बोला, कोठी के बाहर है। पुलिस ने कोठी के बाहर खेत में, जहां उसने बताया था, वहां तलाश करनी शुरू की और खेत में पिस्टल भी मिल गई। सोनिया और संजीव ने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे।
लेकिन इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जो बता सके कि कत्ल की रात उस कोठी में सोनिया और संजीव दोनों थे, क्योंकि चौकीदार हमेशा सोनिया की ही बात करता था कि सोनिया बहन के साथ आई थी, फिर सोनिया अकेले चली गई थी और सोनिया ने ही बताया कि मैंने ही मारा, मैंने कैसे मारा, क्या मारा, सब बताया। वो तो संजीव जब पकड़ा गया तो फिर ये बात खुली कि नहीं, मारा संजीव ने था, सोनिया के कहने पे मारा था, प्री प्लान्ड मारा था। तो फिर हिसार के जो नामी वकील थे लाल बहादुर खेवाल, वो रेलू राम पुनिया के बहुत ही नज़दीकी और उनके बहुत अच्छे मित्र थे। खाप पंचायत पूरे मामले को लेकर खोवाल के पास पहुंची। पंचायत हुई और पंचायत के बाद खोवाल के पास सब लोग गए और ये कहा कि हिसार कोर्ट में आप सोनिया और संजीव के खिलाफ ये मुकदमा लड़ेंगे। खेवाल बताते हैं कि संजीव और सोनिया ने ऑन रिकॉर्ड अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट सबूत मांगती है। पुलिस ने सबसे पहले सहारनपुर के उन दुकानदारों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया जहां सोनिया और संजीव ने पटाखे, जहर की शीशी, कारतूस ली थी और पिस्टल वो जहाँ से उसने लिया था या जिसके पास से उसने पहले ही खरीद के रखी थी। हिसार के पेस्ट्री ओनर को भी गवाह के तौर पर पेश किया गया। उसने पहचाना कि 23 अगस्त 2001 की शाम सोनिया और संजीव ने उसकी दुकान से सामान खरीदा था, वही बर्थडे से रिलेटेड सामान। बस कंडक्टर का भी बयान दर्ज कराया गया कि संजीव सुबह के 5 बजे हिसार से कैथल के लिए बस में बैठा था। उसके कंधे पर एक बैग था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि संजीव को कैथल से पानीपत उसके मामा के यहाँ वो छोड़ने गया था। तो सीक्वेंस ऑफ एविडेंस इकट्ठा करके उन्हें जोड़ के और बतौर एविडेंस जिन जिन लोगों ने उसे देखा या उसके साथ गया उन सब का बयान कोर्ट के सामने पेश कराया गया। चौराहे पर संजीव को सोनिया ने छोड़ा था। उसके पास बनी चौकी के हवलदार ने भी कोर्ट में गवाही दी कि उस दिन सुबह के 5 बजे एक लड़की लड़के को छोड़ने आई थी। जर्नलिस्ट कुमार मुकेश ने उस केस की कवरेज की थी, बड़ी कवरेज की थी और लगातार उसके हर दिन फॉलो अप लिखे थे। उसने कोर्ट में ये बयान दिया कि एक बार पेशी के बाद जब सोनिया सीढ़ी से नीचे आ रही थी तब हम उसकी फ़ोटो ले रहे थे। उसने पुलिस का हाथ झटका और हमारी तरफ टूट पड़ी। हम लोग भागने लगा कि जिसने 8 मर्डर किए हों उसे 9वां मर्डर करने में कोई हिचक नहीं होगी। उसने कैमरामैन को पकड़कर गिरा दिया और कैमरा भी ज़मीन पर गिर गया। और ये बात तमाम पुलिस वालों और तमाम वादकारियों के बीच की है। फिर उसने इस बात की अपनी स्टोरी भी अपने उस अखबार में कवर की। मैंने बताया कि कोठी के बाहर खेत में वो पिस्टल भी मिल गई थी और कत्ल के बाद संजीव और सोनिया दोनों ने यहीं पे उसे छिपाया था। वो पुलिस ने बरामद कर लिया था। हिसार कोर्ट में करीब 4 साल तक ये मामला चला। जिरह के दौरान एडवोकेट खोवाल ने सेशन कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, एक बेटी दामाद ने प्रॉपर्टी के लालच में पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। सगी माँ, सगा बाप और सगी बहन को भी मार डाला। इन दोनों ने 1.25 महीने, 2.5 साल और 4 साल तक के मासूमों को भी बेरहमी से मारा है। इनका भी 2 साल का बेटा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया इनके, या इतना हैवानियत इनके सवार हो गई थी कि अपने बेटे पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उसकी उम्र के 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा ट्रायल में जो वकील साहब थे रेलू राम पुनिया की तरफ से, खोवाल साहब, उन्होंने ये बात कही। एडवोकेट खोवाल याद करते हैं कि कोर्ट में पेशी के दौरान सोनिया और संजीव चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहते थे। दोनों ने जज के सामने अपना जुर्म बार बार कबूल किया था। वो माफ़ी मांगते हुए बिलख रहे थे, बोल रहे थे कि उनसे गलती हो गई। उनका 2 साल का बेटा है, उसके लिए उसे कोर्ट कम से कम सज़ा दे ताकि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकें। संजीव और सोनिया के वकील ने जिरह करते हुए कहा कि सोनिया और संजीव कत्ल के वक्त कोठी में मौजूद ही नहीं थे।
इन पर दबाव डालकर बयान दर्ज कराया गया है। एडवोकेट खोवाल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि कोठी में मिले रॉड, ग्लास, केक की प्लेट पर मिले फिंगरप्रिंट और बाकी सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि ये दोनों ही उस रात कोठी में मौजूद थे। फिर सोनिया संजीव के वकील ने कहा कि इनका 2 साल का बेटा है, इन्हें कम से कम सज़ा दी जाए ताकि वो उसकी देख रेख कर सकें। खेवाल ने कहा, माय लॉर्ड, इन दरिंदों ने 1.25 महीने की बच्ची पर भी रहम नहीं किया। जिस माँ बाप ने पैदा किया उन्हीं को मार डाला। ये जिंदा रहे तो न जाने कितने और भी कत्ल कर देंगे। कोर्ट के सामने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजीव सोनिया का कबूलनामा, एक एक घटनाक्रम तार से तार जोड़कर प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत किए थे और मर्डर की रात सोनिया और संजीव की कोठी में मौजूदगी भी साबित हो गई थी। 31 मई 2004 को हिसार की सेशंस कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने 165 पन्नों के जजमेंट में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान लिया, यानी विरल से विरलतम केस इसे माना और संजीव और सोनिया को दोषी करार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये प्लान्ड मर्डर था जिस माँ बाप ने पैदा किया। संपत्ति के लालच में सोनिया ने पति के साथ मिलकर उनकी भी बेरहमी से जान ले ली। डायपर पहने 1.25 महीने की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे को भी रॉड से कुचल डाला, जबकि इनका भी 2 साल का बेटा है। हत्या को अत्यंत नृशंस, अत्यंत क्रूर और शैतानी तरीके से अंजाम दिया गया। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का हक नहीं है। इन दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखा जाने की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसा जस्टिस अरविंद कुमार ने, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे हिसार के, उन्होंने ये सज़ा सुना दी। 2004 में सोनिया और संजीव ने सज़ा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की और 2005 में हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सोनिया और संजीव को एक बेटा था। दोनों को अपने किए पर अफसोस था। इस बच्ची के खातिर दोनों का जिंदा रहना जरूरी है, ये कहते हुए हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को कम करके उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। एडवोकेट खोवाल बताते हैं कि हमने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक माँ बाप होने के बावजूद दोनों ने बड़ी क्रूरता से सभी का कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि 1.25 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा। ये दोनों समाज में जीने लायक नहीं हैं। 2009 में सेशंस कोर्ट ने सोनिया और संजीव की फांसी की तारीख नियत करने के लिए ब्लैक वारंट जारी कर दिया। इस बीच दोनों ने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगा दी। फांसी की तारीख टल गई, लेकिन 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अब फांसी देनी तय हो गई। इसी बीच 14-15 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर फैसला सुनाया कि फांसी की सज़ा पाए ऐसे कैदी जो लंबे वक्त से अपनी मौत की तारीख गिन रहे हैं, सही मायने में उनकी हर दिन मौत हो रही है, इसलिए उनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाता है। इसमें कुल 14 मामले थे। इसी का फ़ायदा संजीव और सोनिया को भी मिला। दोनों की फांसी उम्र कैद में बदल गई। अभी आज की तारीख में दोनों पंजाब की अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों का बेटा सहारनपुर में अपनी दादा दादी के यहाँ रह रहा है। जिस प्रॉपर्टी कोठी के लिए सोनिया संजीव ने खूनी खेल खेला, अब उसी कोठी में रेलू राम पूनिया का भतीजा जीत पूनिया रहता है। जीत पूनिया बताते हैं कि 8 लोगों का कत्ल करने के बावजूद ये दोनों जिंदा हैं, रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। यदि ये दोनों बाहर आते हैं तो प्रॉपर्टी की लालच में हमारा भी कत्ल कर देंगे। आज की घटना। सुधी श्रोताओं को याद होगा कि मैंने एक एपिसोड में देश की 4 या 5 खूंखार अपराधी महिलाओं का जिक्र किया था। मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं है। सुधी श्रोताओं को ज़रूर याद होगा, कमेंट में
एक बार आप लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोग उसको एक बार देख सकें। और इसमें मैंने सोनिया का भी जिक्र किया था। इन 4-5 में वो हाथरस की शबनम और हिसार की सोनिया का भी जिक्र किया था। इन दोनों ने ही अपने पूरे परिवार को, सोनिया ने अपने पति के साथ और शबनम ने अपनी प्रेमी के साथ पूरे परिवार का कत्ल किया था और उनको फांसी नहीं हुई थी और आज भी उनकी फांसी नहीं हो पाई है। तब मैंने ये भी बताया था कि देश की आज़ादी में 1947 के बाद से अब तक सिर्फ एक महिला को फांसी दी गई है, वो भी तिहाड़ जेल में। 1955 में 3 जनवरी को तिहाड़ में रतनबाई जैन नाम की एक महिला को फांसी दी गई थी। उसके बाद जिन जिन को फांसी की सज़ा हुई और यहाँ तक कि ब्लैक वारंट भी जारी किया, और शबनम के लिए तो मथुरा जेल में सामान्य रूप से उत्तर भारत में महिलाओं के लिए अलग से फांसी घर बना हुआ है जहां महिलाओं को फांसी दी जाती है। हालांकि रतनबाई जैन की फांसी तिहाड़ में हुई थी। वैसे अदरवाइज डिजिग्नेटेड जेल है फांसी के लिए महिलाओं की मथुरा में, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी महिला अपराधी को, 7 या 6 महिला अपराधियों को फांसी की सज़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हुई, हाई कोर्ट से भी हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी हुई, दया याचिका भी आई, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल वजह से उनकी फांसी टल गई या आजीवन कारावास में बदल गई। और इन्हीं कानूनी दांवपेच में इन दोनों यानी शबनम और संजीव और सोनिया की भी फांसी अब नहीं हो पाएगी। ये उम्र भर जेल में रहकर उम्र कैद की सज़ा काटेंगे। अब देखिए कि सोनिया ने इतनी हत्याएं सिर्फ शक के बिना पे की, सिर्फ शक कि उसके पिता रेलूराम पुनिया अपनी सारी संपत्ति उसके सौतेले भाई सुनील के नाम कर देंगे या कर दिया है। ये भी शक था कि कर दिया है, वसीयत कर दी है, क्योंकि रेलूराम पुनिया इस बारे में तमाम कहने सुनने के बाद भी कुछ बताया नहीं करते थे। इसलिए उनके इस शंका को बल मिला कि जरूर इन्होंने सुनील को ये सारी प्रॉपर्टी दे दी है। वैसे एक दिन में ये बात नहीं हो सकती कि एक दिन का गुस्सा हो, एक दिन का प्रतिशोध है। अगर आप उस महिला की, उस लड़की सोनिया के मनोविज्ञान को देखें तो जब वो 15-16 साल की थी तभी उसकी जिम ट्रेनर संजीव से उसे इश्क हो गया। 15-16 साल की रही होगी और परिवार शादी करवाने के लिए किसी कीमत पे राजी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जब वो 18 की हुई तो उसने फिर जिद करके शादी कर ली संजीव से। और उसे चूँकि पूरा परिवार उसका विरोध करता था, उसके माताजी, उसके पिताजी, उसके चाचा, उसकी चाची, सारे लोग उसका विरोध करते थे, इसलिए शादी करने के बाद वो पूरा का पूरा परिवार उसे दुश्मन जैसा लगता था। माँ बाप की कही हुई हर बात उसे अपने विरुद्ध कोई चाल लगने लगती थी और माँ बाप हमेशा इसी चक्कर में रहते थे कि इन दोनों की ये शादी टूट जाए ताकि सोनिया की हम कहीं अच्छी जगह शादी कर सकें। पैसा, इज्जत, शोहरत की कमी नहीं थी सोनिया के पास जब से वो पैदा हुई। शुरू से उसे किसी तरह कमी नहीं थी। वह शादी के बाद घर वालों का मुंह मोड़ना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको यही लगता था कि पिता का अपनी छोटी भाई की पत्नी से प्रेम, उनसे एक लड़की, माताजी का एक गैर मर्द से प्रेम, और दोनों जो हैं चर्चित, दोनों के बारे में पूरा इलाका जानता है और मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जब मेरे माँ बाप भी इसी सब में लगे हुए हैं तो मुझसे इतनी जलन का क्या कारण हो सकता है। और तभी से ये प्रतिरोध धीरे धीरे, प्रतिशोध धीरे धीरे चरम पर पहुंच गया और इतना चरम पर पहुंचा कि 1.5 महीना, 2 साल और 4 साल की बच्चियों को भी मारने में उसे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैं हमेशा ये बताता आया हूँ कि हत्या के पीछे 3 ही बेसिक कारण हुआ करते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से। पुलिस में भी, मैंने भी जब पुलिस की नौकरी शुरू की या मुझसे पहले भी 20, 25, 30 साल पहले जो लोग नौकरी करते थे, जो बताया करते थे कि 3 ही कारण हुआ करते हैं किसी भी हत्या के पीछे: जर, जोरू और ज़मीन। जर का मतलब धन, जोरू मतलब महिला, ज़मीन का मतलब ज़मीन। जर, जोरू और ज़मीन, वही तीनों इस 8 हत्याओं के पीछे
तीनों कारण थे। पत्नी, पैसा और ज़मीन, तीनों के कारण ही सोनिया के कहने पर संजीव ने सबको मार डाला। इसलिए हत्या के इन 3 कारणों से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए जीवन के लिए उतना ही अच्छा होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।